स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज पासा का सेकंड क्लास शुरू किया जाए। पहले लेक्चर में हमने पासा की प्रकृति, पासा क्या है, इसको पढ़ा। वन सरफेस कॉमन डाइस कैसे होते हैं, टू सरफेस और नो सरफेस कॉमन डाइस के बारे में जाना। वन सरफेस कॉमन डाइस पर क्वेश्चन भी लगाया गया, कैसे लगाया गया इसको भी देखा गया एक आध क्वेश्चन के माध्यम से। आज हम टू सरफेस कॉमन डाइस से रिलेटेड यदि आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे लगाया जाए, साथ साथ में यदि कोई सरफेस कॉमन नहीं है, यदि एक पासा के कई जो है पैटर्न दिए गए हैं, कई प्रारूप दिए गए हैं और उन प्रारूपों में यदि कोई सतह कॉमन नहीं है तो उस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। स्टैंडर्ड आइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड आइस या जनरल आइस क्या होता है, इस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। ये पासा का सेकंड क्लास होगा और यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले, इस क्लास को पढ़ने से पहले आप रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेस यदि पहली क्लास आपकी बन जाएगी तो सेकंड क्लास समझने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पहला लेक्चर जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्लास की शुरुआत की जाए। तो डाइस में हमने उस दिन चर्चा किया था पिछले लेक्चर में कि डाइस का क्वेश्चन तभी बनेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में हमसे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि पैटर्न तो डाइस का होता है, आकृति तो डाइस की होती है, उनमें नंबर भी भर दिया जाता है, कोई जो है अल्फाबेट भी भर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो डाइस के तरीके से क्वेश्चन नहीं लगता, वो रीजनिंग के और चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि जो हमारा प्रश्न है वो एक्चुअल में डाइस पर है कि नहीं है, पासे पर आधारित है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने चर्चा किया था कि पहचान कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए एक पासा के कई प्रकृति दिए गए हैं, कई पैटर्न दिए गए हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि दोनों पासा या दो आकृति है, तीन आकृति है, तो उसमें ये देखना है कि उन दोनों या तीनों आकृतियों में कोई एक सरफेस कॉमन है कि नहीं है, या टू सरफेस कॉमन है, मतलब दो सतह पर जो अंक या नंबर या रंग या कोई सिंबल लिखे गए हैं, क्या उन पर वो दोनों में कॉमन है, दो सतह पर कोई नंबर लिखा है वो कॉमन है, या कोई अंक लिखा है वो कॉमन है, या कोई सिंबल लिखा है वो कॉमन है, तो वो डाइस का क्वेश्चन होगा। साथ साथ में मान लिया जाए एक ही पासा के कई प्रारूप दिखाए गए हैं और उन प्रारूपों में कोई सरफेस कॉमन नहीं है, अर्थात पासा के जो प्रारूप दिखाए गए हैं उस पर जो नंबर लिखा गया है या सिंबल लिखा गया है उसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो उसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि नो कॉमन सरफेस की स्थिति में, नो सरफेस कॉमन की स्थिति में, या जब सतह कोई कॉमन नहीं होगा तो उस पर नंबर ही लिखा रहेगा, कोई अल्फाबेट नहीं हो सकता, कोई सिंबल नहीं हो सकता है। तो ये पहचान है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पासा से आधारित है। इस पर हमने पिछले लेक्चर में काफी डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में एक चीज, ये वन सरफेस वाले क्वेश्चन को हमने पढ़ भी रखा था कि वन सरफेस कॉमन डाइस से रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिवीजन के तौर पर एक आध क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। वन सरफेस कॉमन डाइस का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक पासा के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और कैसे हमसे जैसे किसी भी, जैसे इस पर 6 अल्फाबेट लिखे गए हैं, दो एक ही पासा के दो प्रारूप हैं, इन तीन तीन सरफेस पर 6 अल्फाबेट या 6 अक्षर दिखाए गए हैं। हमसे मान लिया जाए, कहा गया है कि चलिए यफ का विपरीत क्या होगा, यफ का विपरीत क्या होगा। तो आप ये समझिएगा, सबसे पहले आपको ये वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है तो आप देखिएगा कि वन सरफेस कौन सा कॉमन है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, इसमें जो कॉमन सरफेस होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन सरफेस होगा तो साथ में यदि
देखो 6 पासा में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर ये 6 अल्फाबेट अंकित होंगे, लेकिन हमको दिखाई पड़ेगा केवल 5 ही। जैसे मान लिया जाए यहाँ A D E 3 ये दिखाई पड़ा, और आप देखिए B C और E, जो E है वो ही यहाँ E दिखाई पड़ गया, तो 3 इधर और 2 इधर, 5 अलग अलग दिखाई पड़े। एक सरफेस कॉमन है, तो एक जो कॉमन है तो जाहिर सी बात है एक नहीं होगा तो हिडन होगा। तो जो कॉमन सरफेस है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो हिडन सरफेस होता है, वो हिडन सरफेस होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। या कॉमन सरफेस का अपोजिट हिडन सरफेस और हिडन सरफेस का अपोजिट कॉमन सरफेस, ये पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब मान लिया जाए हमसे कह रहा है एफ का विपरीत बताइए, तो लगाते कैसे क्वेश्चन है वन सरफेस कॉमन की स्थिति में, तो हम करते क्या है कि कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा देते हैं, ठीक है ना। तो अब यदि इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो कॉमन सरफेस देखिए ई है, हम इसको ऐसे रोटेट करा देंगे, ठीक है ना, ये ऐसे इसको हम रोटेट करा देंगे। उसके बाद में यहां कॉमन सरफेस है तो कॉमन सरफेस से इसको ऐसे रोटेट करा देंगे। देखो ध्यान रखिएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो दोनों को क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि इसको रोटेट करा रहे हैं कॉमन सरफेस से, तो पहले देखिए ई आया, उसके बाद में क्या आया, सेकंड नंबर पर डी आया, थर्ड नंबर पर ए आया। ऐसे यहां देखिए कॉमन सरफेस क्या है ई से रोटेट करा रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर ई आया, सेकंड नंबर पर क्या आया बी आया, और थर्ड नंबर पर क्या आया सी आया। अब लिख लेंगे, लिखने के बाद आप देखिए आमने सामने मिला दीजिए, और जो आमने सामने लिखे हैं वही उनका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स ए का अपोजिट सी हो जाएगा, सी का ए, बी का डी, डी का बी। अब ई का ई तो होगा नहीं, हमने यहां लिखा कॉमन सरफेस का हिडन सरफेस, तो कॉमन सरफेस ई है तो ई का हिडन इसमें क्या है, आप देखिए 5 दिखाई पड़ रहा है, एक नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, एफ, तो ई का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसी आपकी इच्छा है वैसे रोटेट कराइए, बस ध्यान ये रखना है कि जिसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने हैं तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस वन सरफेस कॉमन डाइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप 6 अल्फाबेट यदि उस पर अंकित हैं तो 6 का अपोजिट आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहां देखा 6 का ई का एफ हो गया, डी का बी हो गया, बी का डी हो गया, ए का सी हो गया, सी का ए हो गया, ये हो चुका है पिछले लेक्चर में। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां रंगों के नाम अंकित हैं, अब देखो यहां 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 रंग में देखिए कॉमन सरफेस क्या है, इसमें 6 रंगों में 5 यहां दिखाई पड़ेगा, एक कोई कॉमन होगा और एक हिडन होगा। तो कॉमन इसमें क्या है, देखिए रेड और रेड है, तो आप क्या करिए रेड और रेड से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या कर देते हैं, इसको रोटेट करा देते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा दें। तो देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ऐसे ये रोटेट हो जाएगा, जहां कॉमन है उससे ये। अब देखिए लिख लीजिए लाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बैगनी, तीसरे नंबर पर हरा, यहां पहले नंबर पर लाल, दूसरे पर यहां पीला, और तीसरे पर नारंगी। अब आप देखिए यहां हमने बताया था कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होता है, हिडन। तो देखिए इसमें हिडन क्या है, आसमानी नहीं दिख रहा है, तो यहां जो लाल का अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आसमानी हो गया, आसमानी, ठीक है ना, आसमानी हो गया। अब आप देखिएगा बाकी जो जिसके सामने है उसका अपोजिट हो गया, बैगनी का पीला, पीला का बैगनी, हरा का नारंगी, नारंगी का हरा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वन सरफेस कॉमन पर एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लिया जाए। चलिए इसको जरा लगाइए, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लगाइए। चलिए तो इसको भी जल्दी से देख लिया जाए। इसमें भी देखिए 6 सिंबल कोई है,
अब इसमें कॉमन सरफेस से आप रोटेट कराइए, तो कॉमन सरफेस यहां क्या है, सिग्मा, यहां से रोटेट करा दीजिए, यहां से रोटेट करा दीजिए, ये ठीक है ना। अब कॉमन यहां क्या है, सिग्मा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर थीटा, फिर एरो, यहां पर सिग्मा एट द रेट ऑफ, उसके बाद में शून्य। कौन सा इसमें देखिए कॉमन ये है, हिडन क्या है, हिडन आप देखेंगे स्टार है, तो सिग्मा का क्या हो जाएगा, अपोजिट स्टार हो जाएगा, क्योंकि कॉमन का हिडन होता है। और बाकी जो जिसके सामने लिखे थीटा का एट द रेट ऑफ, एरो का जीरो, जिसके सामने जो भी पड़ेगा वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एक रिवीजन के तौर पर आज हमने लिया, क्योंकि कॉमन वन सरफेस कॉमन वाला का क्वेश्चन हो चुका था। अब आइए हम आज नया शुरुआत करते हैं, जब टू सरफेस कॉमन हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप से क्वेश्चन मिले जहां हम टू सरफेस कॉमन हो, तो उसको हम कैसे लगाते हैं। या पासा का दो सतह यदि कॉमन, सरफेस का मतलब सतह, दो सतह पर कोई अंक है, कोई अक्षर है, कोई सिंबल है, कोई रंग है स्थित है, और दो सतहों पर जो स्थित है वो कॉमन है, तो कैसे हम अपोजिट निकालते हैं, क्योंकि मोस्टली यहां अपोजिट ही पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन हमने लिया, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या टू सरफेस कॉमन है, इस पर 1 2 3 4 5 6 6 फलक हैं, 6 नंबर इस पर अंकित है, और इन 6 नंबर में आप देखिए 3 2 1 1 5 3। अब आप देखिएगा 1 और 3 ये क्या है, ये कॉमन है। ये दोनों डाइस का, एक डाइस का दो जो प्रारूप है, दोनों में दो सतहों पर जो अंक लिखा हुआ है वो कॉमन है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो एक सतह पर कॉमन होता था, अब यहां क्या लिखा है, दो सतह पर कॉमन है, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन क्या है, 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए, 5 का विपरीत बताइए, ठीक है ना। अब 5 का विपरीत हमको निकालना है, तो टू सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन यदि आ जाएं तो कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें देखिए टू सरफेस जो कॉमन है वो कौन कौन है, 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 और 1 और 3 ये आपके दोनों सरफेस कॉमन हैं, ठीक है ना। तो कॉमन सरफेस को आप छोड़ दीजिए, कॉमन सरफेस है उसको आप लिख करके छोड़ दीजिए। अब आपको लेना है जो अनकॉमन सरफेस है, जो अनकॉमन सरफेस है उसको आप पकड़िए, या नो कॉमन सरफेस। तो अब इसमें दो सरफेस कॉमन है, दो सतह कॉमन है, तो एक सतह जो नहीं कॉमन है वो है क्या, 2 और 5, तो 2 और 5 कॉमन नहीं है, ये हो गया। अब नियम क्या कह रहा है, तरीका क्या होता है कि यदि एक ही पासा के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और उन प्रारूपों में किन्हीं दो सतहों पर यदि कोई अंक, अक्षर, रंग या सिंबल कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहां 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए, यदि दो सतहों पर कोई अंक लिखा है, कोई अक्षर लिखा है, यदि वो कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होता है, जिस सतह का अंक, अक्षर या सिंबल कॉमन नहीं होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये टू सरफेस कॉमन की स्थिति होती है। क्लियर हो गया, अर्थात जो कॉमन नहीं है 5 और 2, तो 5 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब एक चीज थोड़ा सा और समझिएगा, इसमें थोड़ा सा और समझिएगा, जैसे मान लिया जाए ये चीज, आपने ये देखा कि एक दो सरफेस कॉमन है, एक कॉमन नहीं, तो विपरीत है। इसके पहले जो वन सरफेस था उसमें जितने
नंबर या अक्षर या रंग लिखे होते थे, सबका विपरीत आप निकाल सकते थे। जिसका पूछा गया है उसका तो निकाल ही सकते थे, जिसका नहीं पूछा गया था, मतलब क्षय फलक पर जो अंक हैं, जो अक्षर हैं, सबका विपरीत आप निकाल सकते थे वन सरफेस कॉमन से। लेकिन टू सरफेस कॉमन से आप सबका विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, केवल उसी का विपरीत निकलेगा जो कॉमन होगा, सॉरी जो कॉमन नहीं होगा। जैसे यहां 2 और 5 कॉमन नहीं था, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। अब मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए देखिए, मान लिया जाए हमारे सामने क्या कह रहा है, हमारे सामने कह रहा है कि चलिए भाई इसमें 1 का विपरीत बताइए, 1 का विपरीत। अब ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 2 छेद में 2 और 5 तो निकल गया। जैसे हमसे कह रहा 1 का विपरीत बताइए, 1 का विपरीत। तो अब देखिए 2 और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हो नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए बचा क्या, बचा 1 का स्वयं है, 1 का पूछा है, तो बचा क्या 3 और 6। 3 और 6 में 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 का विपरीत क्या हो सकता है, यहां या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि 3 होगा या 6 होगा। ऐसे यदि हमसे कहा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो फिर 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि टू सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन से हम जो अनकॉमन सरफेस है उसी का विपरीत केवल निकाल सकते हैं, बाकी सबका विपरीत इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ रंगों के नाम हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ब्लैक है, पिंक है और व्हाइट है। ये 6 रंग हैं, और जो आपका क्वेश्चन है एक पासा दिया हुआ है, उसके 2 प्रारूप दिखाए गए हैं। और इस पर कुछ रंगों के नाम लिखे गए हैं, जैसे यहां रेड लिखा गया है, यहां ब्लू लिखा गया है और यहां ब्लैक लिखा गया है, ठीक है ना। यहां ब्लैक लिखा गया है, रेड लिखा गया है और व्हाइट लिखा गया है, ठीक है ना, व्हाइट लिखा गया है। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाइट का विपरीत क्या होगा, क्या होगा, जरा समझिएगा। तो अब इसमें देखिए क्या टू सरफेस कॉमन है या वन सरफेस कॉमन है, क्योंकि क्वेश्चन आपके अब दोनों तरीके से आपने पढ़ रखा है। तो देखिए रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लैक, तो ब्लैक और रेड यहां है, ब्लैक और रेड यहां भी है, टू सरफेस कॉमन है। तो अब जो कॉमन नहीं है, जो सतह कॉमन नहीं, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन नहीं है, रेड ब्लैक कॉमन है, ब्लू कॉमन नहीं है, और यहां व्हाइट, दैट मीन्स ब्लू का अपोजिट व्हाइट और व्हाइट का अपोजिट ब्लू हो जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट का अपोजिट ब्लू हो जाएगा। ये आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं,
जैसे क्वेश्चन जो है, जैसे यहां हम दो दो फिगर बना रहे हैं, मतलब एक ही पासा के दो प्रारूप हैं। हो सकता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही पासा के दो ही प्रारूप हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए एक पासा है और उसके कई प्रारूप दिखाए गए हैं। इसको कई प्रारूप दिखाए गए हैं, इसको इस तरीके से लगा लिया जाए। अब यहां एक ही पासा के चार प्रारूप दिखाए गए हैं और चारों पर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर इसमें भरे गए हैं। जैसे देखिएगा 3 2 1 5 6 4 1 5 6 और 2 3 और 6। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 का विपरीत बताइए क्या होगा। ठीक है ना। चलिए अब हमें 6 का विपरीत निकालना है, तो यहां देखिए 4 डाइस पैटर्न दिया गया है। तो अब मान लिया जाए टू सरफेस वाले से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमें चारों से नहीं मतलब है, हमें किसी दो से मतलब है, किसी दो से मतलब है। अब किसी दो से मतलब है तो मान लिया जाए फर्स्ट एंड सेकंड को आप ले लीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो देखिए क्या इसमें टू सरफेस कॉमन की स्थिति बन रही है। तो 3 2 1 और 5 6 4 इसमें तो कोई दोनों प्रारूप में कोई भी सरफेस कॉमन है ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, आप 2 और 3 को लीजिए, 2 और 3 को लीजिए। तो 2 और 3 को यदि लेंगे तो आप देखिएगा 5 6 और 5 6 से इसमें कॉमन मिल रहा है, 5 6 और 5 6 कॉमन मिल रहा है। तो यदि इन दोनों को लेते हैं तो जो दो सरफेस कॉमन है और जो तीसरा कॉमन नहीं है वो 4 और 1 है, तो 4 और 1 कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का कह रहा है। अब आ जाइए देख लीजिए भाई, यहां से निकला नहीं, तो अब आप क्या कर लीजिए 3 और 4 को ले लीजिए, ऐसे आप छांट लेंगे। 3 और 4 को ले लीजिए, तो 3 और 4 में देखिए 6 1 5 और 6 3 2। यहां देखिए 1 सरफेस 6 एंड 6 कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन नहीं है। देखिए इसका आंसर आप 1 सरफेस से भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 सरफेस को पढ़ रहे हैं तो 2 सरफेस को देखिए, तो इसमें भी 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन नहीं है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट और 4 को ले लीजिए। अब देख लीजिए दो में कौन से कॉमन है। तो इसमें देखिए 3 2 1 है और 3 2 6 है, 3 2 1 है और 3 2 6 है। एक सेकेंड रुक जाइए, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लिया जाए। यहां 4 ना करते हुए आप इसको एक हटा ही दीजिए, एक इसको आप हटा दीजिए। चलिए, तो ये आपका यहां से क्वेश्चन आपका। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड को ले लीजिए। तो अब सेकंड और थर्ड में देखिए 3 और 2 और 3 और 2, ये आपका कॉमन सरफेस निकल आया। अब बचा जो अनकॉमन सरफेस है वो क्या है, 1 और 6, 1 और 6।
तो 1 और 6 जो अनकॉमन है, तो अब आप देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टू सरफेस कॉमन की स्थिति में जो दो सतह कॉमन होता है उसको छोड़ दीजिए, जो एक सतह कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि टू सरफेस कॉमन की स्थिति में हम सभी का अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं, केवल और केवल एक ही का अपोजिट निकाल सकते हैं जो सतह कॉमन नहीं है, उसी का केवल हम अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका दो सरफेस या दो सतह कॉमन वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो अगला हमारा टाइप है जिसमें होगा नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ऐसा भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा जिसका कोई भी सतह कॉमन नहीं होगा, कोई पासा का प्रारूप दिया गया होगा और उसमें एक से अधिक पासा के प्रारूप हैं, तो उनमें कोई सतह कॉमन नहीं होगा, ना एक ना दो। तो अब जब कोई सतह कॉमन नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, वन सरफेस कॉमन पर और टू सरफेस कॉमन पर आपने देखा कि उस सतहों पर कोई अंक लिख दिया गया था, या कोई रंगों के नाम लिख दिए गए थे, या दिनों के नाम लिख दिया जाए, या हो सकता है कोई सिंबल का लिख दिया जाए। ठीक है ना। लेकिन जब नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन बनेगा, नो सरफेस कॉमन डाइस पर, तो ध्यान दीजिएगा, नो सरफेस कॉमन डाइस पर ऐसी स्थिति में, ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान से समझना, ऐसी स्थिति में मतलब नो सरफेस कॉमन की स्थिति में सतहों पर केवल और केवल अंक ही लिखे जाएंगे, अंक ही लिखे जाएंगे। मतलब नो सरफेस कॉमन की स्थिति में यदि एक पासा के कई प्रारूप दिए गए हैं और यदि उस पर अंक लिखा है तब तो वो नो सरफेस कॉमन है और वो डाइस का क्वेश्चन है। और यदि नो सरफेस कॉमन की स्थिति है और उस पर अंक नहीं लिखा है, एबीसीडी कुछ लिख दिया गया, तो ध्यान रखिएगा वो डाइस का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बिना अंक के हम उसको लगा ही नहीं सकते हैं। नो सरफेस कॉमन में यदि अंक नहीं है तो फिर हम उसको नहीं लगा सकते, अपोजिट वगैरह निकाल ही नहीं सकते, या फिल करने वाला हम क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में केवल और केवल उस पर अंक ही लिखे जाएंगे, कोई 1 2 3 4 5 ही लिखा जाएगा, या डॉट का सिंबल बना दिया जाए, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। चीज समझ में आई ना। अब और इसमें समझना है नो सरफेस कॉमन में, नो सरफेस कॉमन में थोड़ा सा डाइस के टाइप पढ़ते हैं, डाइस के प्रकार पढ़ते हैं तो ज्यादा ये क्लियर होगा। तो टाइप ऑफ डाइस थोड़ा सा समझ लीजिए। टाइप ऑफ डाइस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहीं से नो सरफेस कॉमन का जो क्वेश्चन होगा ये लॉजिकल डाइस में आपका जाना शुरू हो जाएगा। तो लॉजिकल डाइस को समझने से पहले, नो सरफेस कॉमन को समझने से पहले थोड़ा सा डाइस के थ्योरी वाला पार्ट हम समझते हैं। तो डाइस क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि 6 सतहों वाला एक त्रिविमीय संरचना है। डाइस क्या था, 3 सतहों वाला एक त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ रखा था। अब ध्यान रखना, यदि 6 सतहों वाला त्रिविमीय संरचना है तो अब एक चीज और समझना, हर एक सतह, जैसे 6 फलक है तो 6 फलक कह लीजिए
जैसे यहां देखिए, चाहे आप सतह कह लीजिए, चाहे फलक कह लीजिए, चाहे पृष्ठ कह लीजिए, चाहे सरफेस कह लीजिए, बात एक ही है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं हम सतह कह दे रहे हैं, कहीं फलक कह दे रहे हैं, कहीं सरफेस कह दे रहे हैं, सब एक ही है। तो जो 6 सतहों 6 पृष्ठों वाला जो ये आकृति है, त्रिविमीय संरचना है, उसमें क्या होता है, उसमें हर एक फलक का, हर एक सतह का या फलक का, सतह का या फलक का 4 निकटवर्ती सतह होती है, 4 निकटवर्ती सतह होती है, तथा एक विपरीत सतह होती है, विपरीत सतह होती है। मान लिया जाए कोई डाइस आपके सामने है, ठीक है ना, कोई डाइस है आपके सामने, तो उस डाइस का, जैसे कोई एक फलक ले लिया जाए, तो उस फलक का 4 निकटवर्ती फलक होगा, ठीक है ना, और उसका एक अपोजिट होगा, उसका एक अपोजिट होगा। जैसे मान लिया जाए सम टाइम के लिए ये बुक है, अब इस बुक में आप देखिए 1 2 3 4 5 6, समझ लीजिए ये डाइस है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सतह है। अब आप देखिएगा, मान लिया जाए ये टॉप सरफेस है आपका, समझिए, समझने की कोशिश करिए, ये टॉप सरफेस है। अब इस टॉप सरफेस का इससे देखो जुड़ा 4 आपको मिलेगा, ये जो इससे जुड़ा 1 2 3 4, ये इसके चारों निकटवर्ती हो गए, और इस टॉप सरफेस का ये जो बॉटम सरफेस है, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। वही मैंने लिखा है, हर एक सतह या फलक का 4 निकटवर्ती सतह होती है तथा एक विपरीत होता है। अब मान लिया जैसे ये आपका फ्रंट है, फ्रंट सरफेस है, तो फ्रंट के देखो 4 निकटवर्ती कौन हो गए, 1 2 3 4, और ये इसका जो बचा ये बैक वाला, ये क्या है, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है, तो एक वो हो गया और 4 उसके निकटवर्ती 5, और एक जो बचा उसका वो क्या हो जाएगा, वो उसका अपोजिट हो जाता है, वो उसका विपरीत होता है। क्लियर हुई चीजें? ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप, जब हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, बंद को खुला पासा में कन्वर्ट करें या खुले पासे को बंद पासा में कन्वर्ट करें, वहां इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। चीजें समझ में आ गई ना, कि हर एक फलक का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होता है। संरचना कैसी है, त्रिविमीय संरचना है। अब एक चीज समझ लीजिए, निकटवर्ती है, इसको और कई नाम से आप जान सकते हैं, जैसे निकटवर्ती लिखा है, निकटवर्ती लिखा है, इसको संलग्न भी कह सकते हैं, संलग्न सतह, इसको पास की सतह भी कह सकते हैं, पास की सतह भी कह सकते हैं, सतह, सतह कह लीजिए इसको, इसको मित्र सतह भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कई नामों से इसको हम जान सकते हैं, निकटवर्ती सतह, पास की सतह, मित्र सतह। ऐसे अपोजिट जो है, जो अपोजिट सरफेस है, ठीक है ना, इसको जुड़ी हुई सतह भी कह सकते हैं। ये चूंकि परीक्षा में कई नामों से ये निकटवर्ती सतह को जान सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो आपका विपरीत है, जरा उसको भी और नामों से हम जान लें। जो आपका विपरीत सतह है, तो विपरीत सतह को भी हम कई नामों से जान सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। जैसे विपरीत भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, विपरीत भी लिखा जा सकता है, जैसे विपरीत सतह, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या लिखा जा सकता है, आमने सामने वाली सतह, आमने सामने वाली सतह, आमने सामने वाली सतह,
ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऊपर नीचे की सतह, ऊपर नीचे की सतह, इसको ऐसे भी, अब ये विपरीत को ही कहा जा सकता है, ऊपर नीचे की सतह। इसको सम्मुख सतह भी कह सकते हैं, सम्मुख सतह, सम्मुख सतह भी कह सकते हैं। इसको प्रतिमुख सतह भी कह सकते हैं, प्रतिमुख सतह भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपोजिट सरफेस तो कह ही सकते हैं अंग्रेजी में, एडजेंस इसको संलग्न को कह सकते हैं, अपोजिट उसको कहते हैं। तो ये कई नामों से निकटवर्ती को जानते हैं और विपरीत को कई नामों से जानते हैं। एग्जाम में कोई किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कह दिया गया कि किसी, मान लिया जाए 6 अंक का प्रतिमुख सतह क्या होगा, 6 अंक पर का सम्मुख सतह क्या होगा। यदि ऊपर के फलक पर 6 अंकित है तो नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा। यदि किसी सामने के सतह पर 5 अंकित है तो उसके पीछे की सतह पर क्या होगा। तो कई नामों से इसको हम जान सकते हैं। तो ये 3 सतहों वाला त्रिविमीय संरचना है। एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होता है। विपरीत को किन किन नामों से जानते हैं और निकटवर्ती को किन किन नामों से जानते हैं, ये आप समझ गए। अब टाइप ऑफ डाइस पर थोड़ा सा बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सामने जो पासा होता है वो 2 प्रकार से होता है। जो पासा है वो 2 प्रकार से होता है। एक आपका, उसको हम मानक पासा कहते हैं, मानक पासा, और दूसरे को साधारण या सामान्य पासा कहते हैं, साधारण या सामान्य पासा कहते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको हम नॉन स्टैंडर्ड, इसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो नो सरफेस कॉमन है उसमें ये चीज जब जान जाएंगे तभी क्वेश्चन लगेगा, अन्यथा क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो अब ये हम मानक पासा कैसे होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कोई जो पासा दिया है वो मानक पासा है कि नहीं है, इसको समझते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मानक पासा में इसका डिफिनेशन क्या है, इसको समझते कैसे हैं। तो यहां हम लिखते हैं, मानक पासा में, मानक पासा में पासा के किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत फलकों पर, विपरीत फलकों पर स्थित अंक का योग 7 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यदि आपके सामने कोई डाइस दिया है और उसके बहुत सारे पैटर्न दिए गए हैं, तो आपको यह देखना है कि उस डाइस के किसी 2 निकटवर्ती, किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंक का योग 7 नहीं होगा। ठीक है ना। बल्कि विपरीत फलकों पर स्थित अंक का योग 7 होगा। तो जब निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंक का योग 7 ना हो तो वो जान लीजिए कि कौन सा पासा है, वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। और जब निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होगा तो जाहिर है अवश्य ही विपरीत फलकों पर स्थित अंक का योग 7 होगा ही होगा। तो जैसे आप देख लेंगे कि निकटवर्ती फलक पर स्थित अंक का योग 7 नहीं है, तुरंत वो स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में विपरीत फलक पर 7 होगा
तो यदि किसी का विपरीत पूछा गया है तो यदि उस पर जो भी नंबर लिखा गया है उसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, वही उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? और जो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है वो क्या होता है? तो नॉन स्टैंडर्डाइज में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों पर या सतहों पर स्थित अंकों का योग 7 अवश्य होता है। यदि वो सामान्य पासा है, साधारण पासा है, तो उसमें निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंक का योग 7 अवश्य होगा। और से 7 नहीं है तो मानक पासा, 7 है तो वो साधारण पासा, और 7 नहीं है मानक पासा है तो विपरीत फलक पर स्थित अंक का योग 7 जरूर होगा। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है। नो सरफेस कॉमन वाले डाइस का क्वेश्चन लगाने से पहले इस चीज को समझना है। आ गया समझ में कि मानक होगा तो निकटवर्ती का 7 नहीं होगा, विपरीत का 7 होगा, और साधारण या नॉन स्टैंडर्ड होगा तो निकटवर्ती का स्थित अंक का योग 7 होगा। और उस पर ध्यान रखिएगा, नो सरफेस कॉमन में नंबर ही लिखा जाएगा, क्योंकि भाई ये नंबर का ही योग 7 है, तो इस पर कोई अल्फाबेट लिख दिया जाए तो कैसे हम 7 निकालेंगे, उसको कैसे जोड़ पाएंगे? कोई सिंबल लिख दिया गया, कोई रंग का नाम लिख दिया गया, तो कैसे हम उसको 7 निकाल पाएंगे? इसलिए ऐसी स्थिति में केवल नंबर ही लिखा जाता है। चीजें समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए इस पर। जैसे मान लिया जाए आपके, अच्छा अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में डाइस का केवल एक ही प्रारूप हो सकता है आपके सामने, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक ही डाइस का प्रारूप बना दिया गया, उस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए एक डाइस आपका प्रारूप है और इसमें लिख दिया गया 3, 6, 5। अब सबसे पहले तो आप देखिए स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पता लगाने के लिए हमने इसको पहले पढ़ा ही क्या होता है। तो देखिए इन दो निकटवर्ती फलकों पर को चेक करिए, 6, 5, 11, 7 नहीं हो रहा है, सबको देखना है। इन दोनों को आप चेक करिए, देखिए 5, 3, 8, 7 नहीं हो रहा है। इन दोनों को आप चेक करिए, 6, 3, 9, 7 नहीं हो रहा है। मतलब किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंक का योग 7 नहीं है। तो 7 नहीं है तो ये कैसा डाइस है? ये स्टैंडर्ड है भाई कि नहीं है? ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है? हाँ स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है तो अपोजिट 7 जरूर होगा। अब इससे आप सभी का अपोजिट आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 का अपोजिट आपको बताना हो तो 6 में क्या जोड़े 7 हो जाए, 1 हो जाएगा। 3 का बताना हो तो उसमें क्या जोड़े 7 हो जाए, तो 4, 4 जोड़ दें। 5 का बताना हो तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 2 हो जाए। 6 का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया जाए और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, मान लिया जाए अब की बार 2 डाइस ले लीजिए। एक ही हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे 2 ले लीजिए, अब यहां लिखा है मान लीजिए 6, 7, सॉरी 7 तो हो ही नहीं सकता। यहां 6 है, 5 है और 3 है। यहां है 1, 2, 3। ठीक है ना? अब आप देखिएगा 6, 5, 11, 7 नहीं हो रहा, 6, 3, 9, 5, 3, 8 नहीं हो रहा है, 3, 2, 5 नहीं हो रहा है, 3, 1, 4 नहीं हो रहा है, 2, 1, 3 नहीं हो रहा है। ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है जिसका भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे एक से, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब एक ही पासा के अलग अलग प्रारूप दिखाए गए हों, ये चीज ध्यान रखना है।
एक ही पासा के अलग अलग प्रारूप दिखाए गए हैं, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का पता लगाने के लिए केवल एक ही प्रारूप को नहीं चेक करना है, सारे को चेक कर लेना है। नहीं पता लगा एक ही को देख लें और इसमें 7 नहीं है तो तुरंत बता दें कि ये स्टैंडर्ड है, नहीं, एक में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, हो सकता तीसरे में हो जाए। तो सारे पैटर्न को आपको चेक करना है और सभी में यदि नहीं हो रहा है तब वो स्टैंडर्ड होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखिए दोनों में नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्डाइज का ये उदाहरण है। नो सरफेस कॉमन भी है। अच्छा, इसमें हम नो सरफेस कॉमन दिखा दें, यहां आप इसको नो सरफेस कॉमन दिखा दें, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं इसमें तो एक सरफेस कॉमन है। यहां नो सरफेस कॉमन आप ले लीजिए। चलिए, तो अब मान लीजिए इसमें 5 1 6, ये 7 हो जाएगा, यहां इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये आप इसको 3 ही रहने दीजिए। अब इसमें जिसका भी आपको अपोजिट निकालना है उसका आप निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये नो सरफेस वाले कॉमन में आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में बांट देना है और बांट करके बड़े आसानी से आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और मान लिया जाए ये नॉन स्टैंडर्ड का बन जाएगा, जैसे देख लीजिए इसी को हम नॉन स्टैंडर्ड का बना देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड वाला, हो जाए इसी में नो सरफेस में नॉन स्टैंडर्ड में। अब जैसे मान लिया जाए तो जब नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा तो उसमें किसी ना किसी रूप में वो कॉमन सरफेस मिले ही जाएगा, क्योंकि तभी हम उसको निकाल ही सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में यदि कोई भी आपका पासा नॉन स्टैंडर्डाइज का रूप हो जाएगा तो उसमें कोई ना कोई सरफेस कॉमन हो ही जाएगा। जैसे मान लिया जाए 3 4 5 6 2 3 1 5 6। अब देखिए 4 3 7 हो जा रहा है, 6 1 7 हो जा रहा है, नॉन स्टैंडर्ड का है। अब नॉन स्टैंडर्ड में तुरंत आपका कॉमन सरफेस हो जाएगा, चाहे 1 चाहे 2। अब आप देख लीजिएगा यहां 5 3 4 3 2 6, देखो इसमें 3 3 कॉमन हो गया। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करा दीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट करा दीजिए। तो रोटेट करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 4, यहां 3 2 6, सबका अपोजिट निकल गया। इसमें देखिए हिडन क्या है, 1 हिडन है, तो 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 का 2 2 का 5 4 का 6 6 का 4। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा कि 1 सरफेस 2 सरफेस और नो सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे लगाते हैं, ये आपने पढ़ा। मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा की क्या पहचान है, सामान्य पासा की क्या पहचान है, इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? अब आगे हम पढ़ेंगे कि यदि कोई बंद पासा है उसको खुला पासा में, खुला पासा को बंद पासा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिल इन द जो ब्लैंक्स होते हैं, आगे कौन सा अक्षर आएगा, आगे कौन सा नंबर आएगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे भरा जाता है, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम पासा से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर के पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।